या आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से भी आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। जिन एग्जामिनेशंस को फोकस करके ये PDF बनाया गया है वो एग्जामिनेशन है जिनमें ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो है SSC का, रेलवे का, ग्रुप डी का, UPSC का, इसके अलावा PSC का, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें GK आती है वो, और B.Ed का जो PTET का एग्जाम होता है, इसके अलावा जो BSTC का एग्जाम होता है, और टीचिंग फील्ड से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उन सभी के लिए एग्जामिनेशन ये PDF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो शुरुआत करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है सेवा क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं है? तो वो है जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो ये होता है प्रतिलोम संबंध। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? तो ये गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समतुल्य अमेरिकी डॉलर के रूप और अन्य किस मुद्रा में घोषित करना होता है? तो ये घोषित करना होता है पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था 1950 में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ये हुआ था 1952 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? ये हुई थी 1951 में नई दिल्ली में। योजना अवकाश कब से कब तक रहा? ये रहा 1966 से 69 तक। भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल को। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वो है रिजर्व बैंक। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? ये करता है वित्त मंत्रालय। पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है? तो वो है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1894 में। भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1921 में। सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो वो है भारतीय स्टेट बैंक। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुआ? ये हुआ था खारगोन, मध्य प्रदेश में। पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो वो है प्रथम बैंक। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। कौन सा बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है? वो है भारतीय भूमि विकास बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? ये हुआ था 1904 में। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो यह है एक्जिम बैंक। भारत में रुपए का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ? ये हुआ था 1949 में। वे कौन से बैंक है जिन्होंने किसानों को अपने तक पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए? तो वो थे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1956 में। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो वो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? ये बनाया गया था 1993-94 के केंद्रीय बजट में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये है मुंबई में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये हुआ था 1998 में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? यह है जयपुर में। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो वो है केंद्रीय आयोजन। भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? तो वो है राजकोषीय घाटे का। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है उत्पाद शुल्क से। संपदा कर भारत में कब लागू हुआ? ये हुआ था ब्याज। संपदा कर कैसे होता है? तो ये होता है ब्याज भुगतान से। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो ये हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय करने वाली सर्वोच्च संस्था क्या है? तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? ये की गई थी जनता सरकार के द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था समाविष्ट आर्थिक विकास। ECGC का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है निर्यात वित्त एवं बीमा से। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो यह है पेट्रोलियम पदार्थ पर। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। भुगतान संतुलन किस में निहित होता है? तो यह है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार तथा ऋण में। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ? ये हुआ था 2003 में। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था डॉक्टर विजय एल केलकर को। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये बनाया गया था डॉक्टर वेणुगोपाल रेड्डी को। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया? ये किया था C उदय कुमार ने।
सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? ये हुआ था 1977-78 में। अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये हुआ था 1977-78 में। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई? वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रिजर्व बैंक को। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? यह है हैदराबाद में। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गरम मुद्रा। MCX क्या है? तो यह है एक स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें वृद्धि होती है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसमें हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। भूमिहीन कृषकों तथा श्रमिकों के रोजगार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो ये कार्यक्रम था RLEGP। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? तो ये देन है संयुक्त राज्य अमेरिका की। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? ये अपनाया गया था आंध्र प्रदेश में। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई? ये हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो ये होता है सार्वजनिक ऋण के बराबर। किस पंचवर्षीय योजना का योजना का स्वरूप किसने तैयार किया था? ये आंसर यहाँ पर गलत है, तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है। कौन सा योजना काल दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक सफल माना जाता है? तो यह है 1980 का दशक। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 2005 में। सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोक्त, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? इसका अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र को। केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग अथवा कुछ इकाइयों के छोटे से समूह जैसे बाजार की नमक के लिए मांग आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? इसका अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? ये किया था जॉन टिनवर्जन ने 1976 में। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है मॉरिस टी मार्टिस को। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यह है 21। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो वो है सिक्किम उच्च न्यायालय। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये जबलपुर में है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो वो है भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो वो रह सकता है 65 वर्ष की आयु तक। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी श्रीमती लीला सेठ। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? तो वो है राष्ट्रपति को। भारत का चलित न्यायालय किसका मानसपुंज है? तो वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद का। किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है? तो वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो यह है एर्नाकुलम में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो वो है राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो वो है अनुच्छेद 266। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह है कटक में। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? तो ये होता है संबंधित राज्य की लोक सेवा निधि से। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली वो का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह है दिल्ली में। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? ये दी गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा? तो वो होता भाग 3। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो यह है मूल संविधान का हिस्सा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो वो है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 17 में। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 19 और 22 में। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट टू इंफॉर्मेशन, ये जो अधिकार है ये अनुच्छेद 19 के क्लोज ए में वर्णित है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है
21 के क्लोज ए में। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 24 में जो मौलिक अधिकार हैं, इसमें वर्णित है बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है, ये एक कानूनी अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? इसमें संशोधन का अधिकार है संसद को। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? यह अधिकार दिया गया है केशवानंद भारती वाद में। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? वो मूल अधिकार जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये है मूल अधिकार। B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? वो संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है B.R. अम्बेडकर के द्वारा। वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट दायर की जाती है उच्चतम न्यायालय में। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो वो याचिका है परमादेश। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो वो याचिका है जम्मू और कश्मीर में। वो अधिकार है, वो राज्य है जम्मू और कश्मीर। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो यह आवश्यकता होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो वह है हेवियर्स कॉर्पस। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार है संसद के पास। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ये निहित है भाषण स्वतंत्रता में। संविधान का अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो इसमें वर्णन है शोषण के विरुद्ध अधिकार का। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? पहले संपत्ति भी मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और ये अब एक कानूनी अधिकार है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये सुझाव था महात्मा गांधी का। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? ये दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इस शब्द का प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इन्होंने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? इस सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसी चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? तो वो किया था सूर्य सेन ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ये जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए? ये भाषण दिए थे स्वामी श्रीनंद ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इस योजना का शुभारंभ हुआ था 1947 ईस्वी में। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब हुई? ये हुई थी 23 मार्च 1931 को। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ? ये हुआ था 1946 को। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी 1916 में। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? ये पूना समझौता संबंधित था दलित वर्ग से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? ये की गई थी जलियांवाला बाग कांड के बाद।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये नारा दिया था भगत सिंह ने। भारतीय और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? ये किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था चर्चिल ने। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? ये आंदोलन चलाया था शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट शब्द कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1935 में। कैबिनेट मिशन कब बनी? कैबिनेट मिशन योजना बनी थी 1946 में। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 में। चोरी चोरा कांड किस स्थान पर हुआ? ये हुआ था गोरखपुर में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो ये है भारतीय रेल। भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बटी हुई है? तो भारतीय रेल 17 जोन्स में डिवाइडेड है। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को। भारत की पहली रेल कहाँ चली थी? ये चली थी मुंबई से ठाणे के मध्य। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया? ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ है? इसके मुख्यालय है इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। भारतीय रेल में नेटवर्क विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो इसका स्थान है चौथा। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है दूसरा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1905 में। विश्व में प्रथम रेल कब चली? ये चली थी 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कब किया गया? पहले भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1824 के बाद भारतीय रेल बजट को अलग प्रस्तुत किया जाने लगा और सामान्य बजट को अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। भारत में भूमिगत यानी कि मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था 1984 से 85 के मध्य कोलकाता में। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वो है विवेक एक्सप्रेस। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कितने किलोमीटर्स की दूरी ये तय करती है और कहाँ से कहाँ तक की दूरी ये तय करती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? ये हुआ था 1971 ईस्वी में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ये है पेरम्बूर चेन्नई में। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? ये है हुसैनपुर कपूरथला में। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1988 में। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वह है समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वह है शताब्दी एक्सप्रेस। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वह है खड़गपुर पश्चिमी बंगाल। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है, तो वो राज्य है मेघालय। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य में। कोंकण रेल मार्ग किस श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। भारतीय रेल मार्ग का कुल कितने प्रतिशत विद्युतीकरण है? तो वो है 30%। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो भारत में टोटल 3 प्रकार के रेल मार्ग है। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी चौड़ाई होती है 1676 मीटर्स। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? ये चली थी 1925 में। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? तो वो है डेक्कन क्वीन। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो वो है फेरी क्वीन। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? तो वो है 40% भाग। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो वो है 63,974 किलोमीटर्स। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? तो वो माध्यम है भारतीय रेलवे, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट की कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? तो ये चली थी दिल्ली से बेंगलुरु में। वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? तो ये चलती है चेन्नई और बेंगलुरु के मध्य। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? तो इसका मुख्यालय का नाम है पूर्व मध्य रेलवे। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की थी? तो इसने मुंबई और ठाणे के मध्य दूरी तय की थी 34 किलोमीटर्स की। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? ये प्रारंभ की थी 2004 ईस्वी में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये हुआ था 1950 में। कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टोलीगंज तक कितनी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 16.45 किलोमीटर्स।
देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो वो है 4256 किलोमीटर्स। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है संसद के नाम से। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर भारत की संसद का निर्माण करते हैं। संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो वो सदन है लोकसभा, जिसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो इसमें 6 महीने का अंतराल होता है। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो वो है राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो ये प्रतिबंधित है न्याय समीक्षा से। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये होती है साधारण विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो वो बुलाता है राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो ये हो चुके हैं टोटल 4 बार। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? तो वो कभी भी नहीं करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? तो ये मिनिमम 2 बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो वो है शून्य काल। भारत को संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो वो होता है प्रश्नकाल। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत में पारित करना आवश्यक है? तो वो है संविधान संशोधन विधेयक। संसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो वो है संसद। सांसदों के वेतन का जो निर्माण करता है वो संसद करती है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है संघीय सरकार। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1989 ईस्वी में। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो अस्थायी संसद भारत में रही थी 17 अप्रैल 1952 तक। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? संसद भवन का उद्घाटन हुआ था 1927 ईस्वी में। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? इसमें नियंत्रण होता है संसद का। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इसकी संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो वो होता है लोकसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो वो होता है राज्यसभा। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो ये हुआ था 1919 ईस्वी में अमृतसर में। रोलर एक्ट कब पारित हुआ? ये हुआ था 1919 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? ये संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो इसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। स्वराज दल की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने। साइमन कमीशन भारत यात्रा कब आया? तो वो आया था 1928 ईस्वी में। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? ये की गई थी 1935 के अधिनियम में। 23 फरवरी 1942 ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था? तो ये राजी किया था सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था जनरल ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आजादी का प्रथम जश्न कहाँ मनाया था? ये मनाया था कोलकाता में। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो ये विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की? महात्मा गांधी की हत्या की थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने। स्वतंत्र भारत का पथ भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो वो सम्मेलन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है चित्तरंजन दास ने। जनरल डायर की हत्या किसने की? जनरल डायर की हत्या की है उधम सिंह ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1921 ईस्वी में। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ये किया था 385 किलोमीटर की दूरी तय करके। जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो वो है खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? तो वो लौटाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई थी इलाहाबाद में। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? ये की थी 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? तो ये की गई थी सिंगापुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था चर्चिल। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यह अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था हरिपुरा में। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? यह अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? इसका कारण था इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो वह आंदोलन था बारडोली सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? तो ये बनाया था महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? यह था अहमदाबाद के निकट। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो वह है दादा भाई नौरोजी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? तो ये हुआ था 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारतीय सिविल सेवाओं में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो था सत्येंद्र नाथ टैगोर। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एओ ह्यूम को। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो वो हुआ था दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? ये हुई थी मुंबई में। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नया मोड़ आया? तो वो आया था बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? प्रथम बैठक में जितने लोगों ने भाग लिया था उनकी संख्या थी 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया? ये किया था 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो वो था बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा? तो ये चुनाव लड़ा था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? ये हुआ था 1883 में। द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये की थी द्वारकानाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है उग्रवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी डॉक्टर एनी बेसेंट। गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? वो थे लाला हरदयाल। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ? ये हुआ था 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो इसे कहा जाता है मार्लियामेंटो सुधार। भारत में गर्म दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी या दार्शनिक बन गए? तो वो थे अरविंदो घोष, जो बाद में योगी या दार्शनिक बन गए। मैडम भीकाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करते थे? तो ये करती थी पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1906 में। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? ये हुआ था 1916 में। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थी? तो वो थी डॉक्टर एनी बेसेंट। बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? तो वो पत्रिका थी केसरी।
भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? तो इसे राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पीके मित्रा से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? ये हुआ था 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी समी मुल्ला एवं आगा खां के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। लखनऊ समझौता कब हुआ? ये हुआ था 1916 ईस्वी में। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये किया था अरविंदो घोष ने। 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यह अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। 1908 को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? तो इन्हें 6 वर्ष की जेल हुई। बंगाल में बिहार कब पृथक हुआ? बंगाल से बिहार पृथक हुआ था 1912 में। राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहे? तो ये कहा है अरविंद घोष ने। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? ये हुआ था 1908 ईस्वी में। लॉर्ड होर्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो ये हुआ था 1911 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? ये समझौता कराया था डॉक्टर एनी बेसेंट ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? तो ये बचाव किया था सीआर दास के द्वारा। सूरत अधिवेशन कब हुआ? यह अधिवेशन हुआ था 1907 में। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकाला जहाज था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो वो राष्ट्रीय आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? इसका जनक माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लाला लाजपत राय को। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1913 में। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? चलाया था बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत की? ये की थी चंपारण में। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ये की थी भगत सिंह ने। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? ये लिया था 1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? ये हुआ था 1942 में। 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? ये मिला लिया गया था हैदराबाद राज्य के बाद। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? ये दिया था 1945 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? ये हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? ये चोरी चोरा में हुई हिंसा के कारण वापस लिया गया। नदियों द्वारा अपने किनारों पर अप्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें लेवीज या तटबंध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपर्दन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को कौन सी स्थल आकृति प्रकट करती है? वो स्थल आकृति है अधः कीर्तित कर्तित विसर्प। जलोढ़ पंखों का निर्माण कहाँ होता है? जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है पहाड़ी के तलीय क्षेत्रों पर। नदी के अपर्दन से बनी आकृति क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है गार्ज। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? इसे बरखान कहा जाता है। लोयस जमाव के क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं उत्तरी चीन में। लोयस का निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण पौनों के द्वारा होता है। लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हिमानी क्षेत्रों में। गारा स्थल आकृति कहाँ मिलती है? ये मिलती है मरुस्थलों में। सीप का निर्माण किसके द्वारा होता है? सीप का निर्माण होता है पवन से। अंडों की टोकरी की स्थल आकृति किससे संबंधित है? ये संबंधित है ड्रमलिन से। हिमोड़ किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं हिमनद के द्वारा। टोम्बलो आकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है महासागरीय तरंगों से। कोपालवाना पुलिन कहाँ स्थित है? ये स्थित है रियो डी जेनेरो में। आकाशीय स्तंभ किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है स्टेलेग्राइट को। वी आकार की आकृति कौन बनाता है? तो ये बनाई जाती है नदियों के द्वारा। नदी के निक्षेपण से बनी आकृतियां स्थल आकृति क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है प्राकृतिक तटबंध। किस स्थल आकृति का निर्माण नदी की युवा अवस्था में होता है? तो ये होता है गार्ज स्थल आकृति का निर्माण। बहते हुए नदी के पानी द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है पेनी प्लेन। अपर्दन के किस कारक द्वारा
ज्यूजेन का निर्माण होता है, तो ये होता है पवन के द्वारा। एरिट क्या है? एरिट हिमानी प्रदेशों में कंघीनुमा तेज किनारों वाली नग्न चट्टानों की दीवार है। युवाला कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं चूना पत्थर प्रदेशों में। गोसिर किस द्वीप का महान गीजर है? तो ये है आइसलैंड में स्थित है ये। संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का गीजर किस बेसिन में है? ये है ऑस्ट्रेलिया के बृहत बेसिन में। चूना प्रदेशों में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है धोल रंध्र। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? ये मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। हवा महल कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? चेतक घोड़ा संबंधित है राणा प्रताप से। बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है भास्कर को। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा। किस वृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? तो वो मंदिर था ओंकार वाट का मंदिर। ओंकार वाट का मंदिर था वो। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? ये हराया था शिवाजी ने। सलहर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1672 को, यानी कि 1672 में ये युद्ध हुआ था। किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? रंगीला बादशाह कहा जाता है मोहम्मद शाह को। भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इसका आंसर तो आपको मालूम ही होगा। बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। और इसका मकबरा जो स्थित है ये स्थित है रंगून या यंगून म्यांमार में। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था 8 टाइम्स, यानी 8 बार। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? ये किया था 1739 में, यानी कि 1739 में। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? शिवाजी के समय राजस्व वसूला जाता था भू राजस्व का 33%। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण करवाया गया था जहां आरा के द्वारा। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? वो सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनके द्वारा फारसी भाषा में जफरनामा लिखा गया। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? ये लिखा था गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? देखिए कॉन्टेम्प्रेरीज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खां। तो अगर आप जब भी हिस्ट्री पढ़ते हो तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि उस समय दूसरे जगह के शासक कौन कौन थे और उस समय दूसरी जगह पर क्या क्या युद्ध चल रहे थे या फिर कुछ और घटनाएं घटित हो रही थी। तो इनको आप लिंक करके पढ़ोगे तो हिस्ट्री आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। तो उस समय बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? शिवाजी की मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1680 को, 12 अप्रैल 1680 को। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया? बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था 1679 में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1658 में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है और सभी को इसका आंसर मालूम भी होता है। इनकी नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिशा। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? हैदर अली मैसूर के शासक बने थे 1761 में। नादिर शाह कहाँ का शासक था? नादिर शाह शासक था ईरान का। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? ये बने थे 1771 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह के द्वारा डाली गई थी 1699 ईस्वी में, 1699 में। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की? वो गुरु जिनके द्वारा विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन के साथ भी की गई और मन के साथ भी की गई, वो गुरु थे गुरु अर्जुन देव। सैयद बंधुओं का पतन किसके मध्य हुआ? किसके समय में हुआ? तो इनका पतन हुआ था मोहम्मद शाह के समय में। फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? फर्रुख सियर सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना था। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? वो शासक है नादिर शाह। ध्यान रखना है आपको। किस राज्य के शासक को नवाब वजीर कहा जाता था? तो वो राज्य था अवध के शासक, जिन्हें नवाब वजीर कहा जाता था। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? इसका समायोजन किया था गुरु अर्जुन देव ने। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? तो ये हुई थी बालाजी विश्वनाथ के समय में। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया? तो वो किए थे देवगिरी के यादवों के अधीन। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो वो थे शिवाजी।
शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? पेशवा जो होता था शिवाजी के शासक में वो होता था प्रधानमंत्री। किसने शिवाजी को तोपे प्रदान की? शिवाजी को तोपे प्रदान की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई? ये संधि बहुत ही फेमस संधि है और ये संधि थी पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी रायगढ़। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1761 में, यानी कि 1761 में। पानीपत के तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ ये हुआ था पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? वे प्रभावित थे जीजाबाई से, जो उनकी माता थी। अष्टप्रधान परिषद किसके शासन काल में थी? अष्टप्रधान परिषद ये थी शिवाजी के शासन काल में। शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु, तो उनका नाम था दादाजी कोंडदेव। किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया? तो वो किया था पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। सरेजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ये संबंधित थी मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा? वो भेजा था अफजल खान ने। मुगलों के कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? ये थे आगरा की जेल में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी जीवाजीराव सिंधिया ने। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था? उनका नाम है काशीराज पंडित, जिन्होंने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू किसने कहा? ये कहा था औरंगजेब ने। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए? औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए थे शिवाजी? तो ये हुए थे 1666 में। मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? ये बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो वो था कर्नाटक अभियान। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान का सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था, जो वर्तमान में विदेशी मामलों की देखरेख करते हैं या जिसे फॉरेन अफेयर्स को जो समझते हैं उसे हम बोलते हैं वर्तमान में फॉरेन मिनिस्टर। उस समय इसे इन्हें बोला जाता था सुमंत। ये आपको ध्यान रखना है। मराठा शासन में सर ए नौबत का क्या अर्थ था? तो ये था सेनापति। किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की? तो वो थे रघुनाथ राव। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो वो किया था महादाजी सिंधिया ने। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था सिवनेर किले में। किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया? वो भाषा थी मराठी भाषा। शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? वो भेजा था औरंगजेब ने। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? ये हुआ था 1674 में। शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? तो ये चौथ किया करते थे, यही इनकी आय का मुख्य साधन था, चौथ। झलकी की संधि किस किस के मध्य हुई? झलकी की संधि हुई थी हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1707 में। पालाखेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 में। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था बृहद्रथ। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध था हर्यंक वंश से। हर्यक वंश के शासक को कुणिक कहा जाता है। तो हर्यक वंश का वो शासक जिसे कुणिक कहा जाता है वो है अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा व सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो वो शासक था उदयन। सिकंदर महान की मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुई? सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन इराक में। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? ये किया था 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कहा जाता है हाइडेस्पीज यानी कि झेलम का युद्ध। सिकंदर के युद्ध का महत्व क्या है? तो ये इसका युद्ध का महत्व है यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुला करना। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? ये हुआ था पोरस के साथ। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया था? तो इन्हें कहा गया था भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? वो था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था महापद्म नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था ईरानियों के द्वारा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वो थी गिरिवज्र यानी कि राजगृह। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? वो बनाया था उदयन ने। 16 महाजनपदों की सूची किस में है? तो ये है अंगतुर निकाय में।
मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो वो था धनानंद। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था वह कौन था? तो वो था डेरियस। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? वो था धनानंद। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ये हुआ था 600 ईस्वी पूर्व में। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? वो शासक था शिशुनाग। छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो वो था मगध। किस शासक को सोनिया यानी कि नियमित एवं स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो वो शासक है बिंबिसार। गृहपति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है धनी किसान। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो था अजातशत्रु। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था लिच्छवी वंश के द्वारा वैशाली में। महाजनपदों का उदय कब हुआ? ये हुआ था 6ठी शताब्दी में। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तुर निकाय से थोड़ा अलग है? तो वो है भगवती शुद्ध। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था यूनानियों के द्वारा। किस शासक को उग्रसेन कहा जाता है? तो वो है महापद्मनंद जिसे उग्रसेन कहा जाता है। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो वो था हेरोडोटस। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ये किया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? इसका उपनाम था कुणिक। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? यह अनुयायी था बौद्ध धर्म का। अजातशत्रु की हत्या किसने की? ये की थी उदयन ने। अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा था? ये बैठा था 492 ईस्वी पूर्व। धनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके शासन काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? ये रचना की थी शेर शाह के शासन काल में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? वो शासक थे हुमायूं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? तो ये युद्ध था बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है कन्नौज का युद्ध। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो वो महिला शासक थी रानी दुर्गावती। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किस में मिलता है? तो ये मिलता है मुबाइन में। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा है? तो वो इतिहासकार है A.L. श्रीवास्तव। जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? वो थे शेरशाह सूरी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जाति का क्या नाम था? क्या कारण था? तो वो कारण था सैन्य कुशलता। बाबर की जीत का कारण यहाँ पर लिखा हुआ है। जवाबित संबंध किससे था? तो इसका संबंध था राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? वो झगड़ा था कंधार के लिए। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था अर्जुमंद बानो बेगम। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? तो वो है पंचमहल। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए? इन्होंने किए थे कछवाहों के साथ। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया? तो वो राज्य थे बीजापुर और गोलकुंडा। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो वो मुगल बादशाह है जहांगीर। मुगलों को नौरोज का त्योहार कहाँ से मिला? ये मिला था पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो वो है बीबी का मकबरा, साबिया उद दौरानी का मकबरा। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो वो थे औरंगजेब की सेना में। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ये अनुवाद है पंचतंत्र का। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ये स्थित है ग्वालियर में। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? ये पुत्री थी बाबर की। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? ये हुआ था अकबर के काल में। किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ? ये हुआ था फैजी के निर्देशन में। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो वो है अब्दुल रहीम खाने खाना। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? अकबर का उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर ने के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? वो था दशवंत। धर्मत का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1628 में। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो वो था सूरत बंदरगाह। एतामद उद दौला का मकबरा कहाँ है? ये है आगरा में। एतामद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? ये बनवाया था नूरजहां ने। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? वो था राज्य मेवाड़। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? वो की थी शेरशाह ने। अकबर ने कठाभरण वाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? ये दी थी तानसेन को। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया? ये किया था मोहम्मद शाह
रंगीला ने। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था? तो ये कहा था जहांगीर ने कि जो चित्रकला का शत्रु है वही मेरा शत्रु है। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? ये थी समरकंद में। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो इसका जन्म हुआ था 1483 में फरगाना में। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? ये हुआ था बाबर और मेदिनी राय के मध्य। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? ये लिखी थी तुर्की भाषा में। कौन सा बादशाह अपनी उदारता के लिए कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? वो बादशाह था बाबर। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? ये की थी हुमायूं ने। कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कार्य कराया था? तो वो बादशाह था हुमायूं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? ये हुई थी विक्रमादित्य की। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? ये करवाया था अकबर ने। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? ये हुआ था 1575 में। भानुचंद्र चरित की रचना किसने की? ये की थी सिद्धूचंद्र ने। इलाही संवत की स्थापना किसने की? ये की थी अकबर ने। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? ये किया था 1562 में अकबर ने। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? वो की थी जहांगीर ने। किसने निशार नामक सिक्के का प्रचलन किया? वो किया था जहांगीर ने। किस शासक ने न्यान के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? वो शासक था जहांगीर। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था शाहजहां ने। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? ये लगा था 22 वर्ष। गंगा लहरी नामक रचना किसके शासन काल में रचित हुई? ये हुई थी शाहजहां के शासन काल में। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया? वो था औरंगजेब। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? ये गवर्नर था दक्कन का। गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की? ये की थी शाहजहां ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा है सासाराम बिहार में। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? ये स्थित है आगरा में। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तृत हो गई? वो शासक था औरंगजेब। किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की? वो था शाहजहां। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? ये बैठा था 1495 में। फरगना वर्तमान में कहाँ है? ये है उज्बेकिस्तान में। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये आक्रमण हुआ है 5 बार। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? ये लड़ा गया बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर ने अपने आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? ये लिखी थी बाबरनामा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? ये किया अब्दुल रहीम खाना ने। मुंबई यान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये माना जाता है बाबर को। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो वो था अकबर। खानवा का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1527 में। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये हुआ था राणा सांगा व बाबर के बीच। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो हुमायूं बैठा था 1530 में। चौसा का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1539 में। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध का क्रम क्या है? तो वो है देबरा, ये हुआ था 1530 में। चौसा का युद्ध 1539 में। बिलग्राम का 1540 में। और सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। हुमायूं नामा की रचना किसने की? ये की थी गुलबदन बेगम ने। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था शेरशाह सूरी। बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था? तो वो था किरत सिंह। शेरशाह के समय भू राजस्व दर क्या थी? तो वो थी उपज का 1/3 भाग। मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन थे? ये थे शेरशाह सूरी के। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? ये किया शेरशाह सूरी ने। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? ये हुआ 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये हुआ अकबर व हेमू के मध्य। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? ये की अकबर ने। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम अंतिम हिंदू कौन था? तो वो था बीरबल। अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? ये थी मनसबदारी प्रथा। कौन सी सूफी संत अकबर के समकालीन थे? तो वो थे शेख सलीम चिश्ती। आगरा में लाल किला, लाल दरवाजा और बुलंद दरवाजा किसके प्रमुख बिंदु है? तो ये है अकबर के। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? ये किया अकबर ने। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? ये किया अबुल फजल ने। किस मुगल सम्राट को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो काल है अकबर का काल। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? वो थी फारसी। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? ये बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जहांगीर को किसके लिए याद किया जाता है? उनके याद किया जाता है न्याय के लिए। जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ये थी रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जहांगीर के काल को। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? तो ये निर्मित है जहांगीर द्वारा।
आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ये कराया शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? तो वो था उस्ताद ईशा खान। भागवत गीता व रामायण का फारसी में अनुवाद किसने कराया? ये कराया दारा सिकोह ने। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है औरंगजेब को। किस शासक ने इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? वो शासक है औरंगजेब। जजिया कर को किस शासक ने हटाया? वो हटाया अकबर ने। जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? तो ये लिया जाता था हिंदू धर्म के लोगों से। जजिया कर को 1679 ईस्वी में पुनः किस मुगल सम्राट ने लागू कर दिया? वो लागू कर दिया था औरंगजेब ने। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलक नाम नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? ये हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई अबुल फजल के द्वारा। अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतज्ञ था? तो वो था तानसेन। अगला प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना किस सम्राट ने की? सती प्रथा की भर्त्सना की थी सम्राट अकबर ने। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। अकबर ने शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? अकबर का जो शासनकाल था उसमें उन्होंने भू राजस्व सुधार किए और इसके लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति था वो था टोडरमल। रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, आप सभी इससे परिचित होंगे। और रामचरितमानस के रचयिता यानी कि तुलसीदास जिसके समकालीन थे, जिसके कॉन्टेम्परेरी थे, वो थे अकबर के। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की? मुगल साम्राज्य की राजधानी पहले आगरा थी, इसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया था शाहजहां के द्वारा। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो वो था बैरम खां। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? वो मुगल शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ वो मुगल शासक था औरंगजेब। ग्रांट ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये जाती है कोलकाता से अमृतसर तक। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? ये है औरंगाबाद में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? ये किया था 1739 में। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया था? वो स्थान है कन्नौज। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये स्थित है सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? वो राजपूत वंश जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया वो राजपूत वंश था सिसोदिया वंश। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? वो शासक है औरंगजेब जिसे आलमगीर कहा जाता है। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया? वो स्थान था पंजाब जहां से होकर बाबर ने भारत में प्रवेश किया। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये हुआ था मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? मुगल सेना का नेतृत्व किया था राजा मान सिंह ने। ऑक्टोस मापन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है मेघाच्छादन की मात्रा मापने के लिए। कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? वो है वर्षा स्तरीय मेघ। किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है? वो है पक्षाभ मेघ। नेफोमीटर द्वारा किसे मापा जाता है? नेफोमीटर द्वारा मापा जाता है बादलों की दिशा व गति को। कौन सा मेघ वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है? तो वो होता है पक्षाभ मेघ। किस मेघ को शीर्ष गोभी के फूल की तरह दिखाई देता है? वो मेघ जिसका शीर्ष गोभी के फूल की तरह दिखाई देता है वो होता है कपाशी मेघ। रेगिस्तानों में बादल क्यों नहीं बरसते? रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते क्योंकि रेगिस्तानों में आर्द्रता अपेक्षाकृत कम होती है। भूमध्य प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? भूमध्य प्रदेशों में संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। कौन सी वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? तो इसे ही संवहनीय वर्षा कहा जाता है, जिसमें बिजली की चमक हो और बादलों की गरज हो, उसके साथ जो बारिश होती है उसे संवहनीय वर्षा कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? वो मेघ जो रेशेदार दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है पक्षाभ मेघ। कपाशी मेघ कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं विषुवतीय प्रदेशों में। कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा में चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करते हैं? वो मेघ जो सूर्य और चंद्रमा में चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करते हैं तो वो मेघ होते हैं पक्षाभ स्तरीय मेघ। विश्व में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है? तो विश्व में अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है।
किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? तो वो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जहाँ पर जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। विश्व में वर्षा का औसत कितना है? तो औसत है विश्व में वर्षा का 100 सेंटीमीटर। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो वो है अटाकामा। सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीन राजवंश है मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? मौर्य वंश की स्थापना की गई थी 322 ईस्वी पूर्व में। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य या चाणक्य प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? सबसे अधिक मदद की थी चाणक्य ने। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? वो जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? वो शासक जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी वो शासक था अशोक। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? तो उसका नाम था कुरुआकी। अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपये से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो वो प्राकृत था मागधी प्राकृत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसकी तैयारी अच्छे से कर सके। और पीडीएफ के लिए आपको एक लिंक दे दिया जाएगा जहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।